तो चलिए एक सफर पर चलते हैं। कोई छोटा मोटा सफर नहीं, पूरे 1200 साल लंबा। ये कहानी है कि कैसे एक पूरा उपमहाद्वीप जो आपस में लड़ने वाले छोटे छोटे राज्यों से भरा हुआ था, दुनिया के सबसे बड़े और महान साम्राज्यों में से एक बन गया। अच्छा, तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 2600 साल पहले। एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जहां हर तरफ कुछ नया हो रहा था, नए नए आइडियाज आ रहे थे, नए शहर बन रहे थे, और हाँ, 16 बड़े और ताकतवर राज्य थे जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। और ये सब एक दूसरे पर अपनी धाक जमाने के लिए लगातार लड़ रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि 16 अलग अलग राज्यों में बटी हुई जमीन आखिर एक बड़े यूनिफाइड एम्पायर में बदली कैसे? इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे टाइम से जब सब कुछ बदल रहा था। नए नए शहर बस रहे थे, लोहे के औजारों ने खेती और लड़ाई दोनों का तरीका ही बदल कर रख दिया था। और सिर्फ यही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए नए विचार लोगों की सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दे रहे थे। देखिए, ये कोई छोटे मोटे कबीले नहीं थे, नहीं, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड राज्य थे। हर राज्य का या तो अपना एक राजा होता था या फिर एक गवर्निंग काउंसिल, जिसे गण संघ कहा जाता था। इनके पास अपनी फौजें थीं, सिस्टम चलाने के लिए अधिकारी थे और अपनी राजधानियों को बचाने के लिए बड़े बड़े मजबूत किले भी थे। और हाँ, ये सब चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? जाहिर है, किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूल कर। लेकिन इन 16 ताकतों के बीच एक ऐसा राज्य था जो धीरे धीरे सबसे आगे निकल रहा था, सबसे ताकतवर बन रहा था। इसका नाम था मगध। और मगध के पास वो सब कुछ था जो उसे अपराज्य बना सकता था। मतलब उपजाऊ जमीन, लोहे की खदानों का खजाना और सबसे जरूरी ऐसे एम्बिशियस राजा जो सिर्फ अपने राज्य नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने का सपना देख रहे थे। और मगध की इसी जबरदस्त ताकत की नींव पर खड़ा हुआ मौर्य साम्राज्य, एक ऐसा एम्पायर जिसने वो कर दिखाया जो उससे पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। क्या किया उसने? लगभग पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। मौर्यों का उदय किसी आंधी की तरह था, बहुत तेज, बहुत जबरदस्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत की और फिर उनके पोते सम्राट अशोक ने इसे इसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन कलिंग में एक बहुत ही भयानक जंग हुई और उस जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस जंग के बाद सम्राट अशोक पहले जैसे कभी नहीं रहे। अब जरा इसे देखिए, ये सिर्फ एक सुंदर मूर्ति नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शाही ताकत का, इंपीरियल अथॉरिटी का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये जो 4 शेर चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ पत्थर पर की गई कारीगरी नहीं है, ये पूरे साम्राज्य को एक मैसेज दे रहे थे, मौर्यों की ताकत और उनके अधिकार का मैसेज। और वो अधिकार कितना दूर तक फैला था, ये नक्शा हमें वही दिखाता है। जरा सोचिए, अफगानिस्तान से लेकर नीचे दक्षिण भारत तक सम्राट अशोक ने अपने संदेश पत्थरों पर खुदवाए थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि मौर्य साम्राज्य कितना कितना विशाल था। अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इस ताकत के पीछे का आइडिया, उसकी सोच। अशोक ने एक बिल्कुल अनोखा नैतिक कोड बनाया जिसे कहा गया धम्म। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये लोगों के लिए सही बर्ताव करने और एक अच्छी नैतिक जिंदगी जीने का एक रास्ता था। जैसे ये संदेश देखिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सदियों तक अशोक के सारे संदेश बिल्कुल खामोश रहे। मतलब वो पत्थरों पर तो लिखे थे, लेकिन उन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जिस स्क्रिप्ट में, जिस लिपि में वो लिखे गए थे, उसे दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी थी। बस कल्पना करके देखिए, ये अजीब रहस्यमयी अक्षर खंभों और चट्टानों पर हर जगह थे, लेकिन लगभग 2000 सालों तक किसी को इनका मतलब ही नहीं पता था। ये हिस्टोरियंस के लिए एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। तो इस खोए हुए इतिहास का ताला खोलने की चाबी वो एक खास फील्ड ऑफ स्टडी में छिपी थी, जिसे कहते हैं पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। ये वो साइंस है जो हमें सिखाता है कि पत्थर या मेटल जैसी हार्ड सतहों पर लिखे पुराने लेखों को कैसे पढ़ें और कैसे समझें। और फिर 1830 में एक शख्स सामने आया, एक तरह से एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव। उसने इस कोड को तोड़ दिया, इस पहेली को सुलझा दिया और इतिहास के एक पूरे के पूरे भूले हुए चैप्टर को दोबारा जिंदा कर दिया। तो ये कमाल किया कैसे?
जेम्स प्रिंसेप ने? असल में ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस था। स्टेप 1, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी पुरानी लिपियों को डिकोड किया। स्टेप 2, उन्होंने देखा कि इन लेखों में एक शाही नाम बार बार आ रहा है, पियदस्सी, जिसका मतलब होता है देखने में प्रिय। और फिर आया स्टेप 3, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों की मदद से पियदस्सी को सम्राट अशोक से जोड़ दिया, और बस इतिहास के पन्ने फिर से खुल गए। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कुषाण जैसे नए राजवंश पावर में आए और उन्होंने किंगशिप के मतलब को ही, मतलब राजा होने के आइडिया को ही बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा विचार सामने रखा जो पहले किसी ने नहीं सुना। वो बड़ी बड़ी मूर्तियां और सिक्के बनवाते थे, लेकिन सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये दावा करने के लिए कि उनका दर्जा दैवीय है। वो अब सिर्फ राजा नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। उन्होंने देवपुत्र की उपाधि अपनाई, मतलब देवता का बेटा। ये कहना कि राजा की अथॉरिटी सीधे सीधे भगवान से आ रही है, ये राजशाही को एक बिल्कुल अलग डिवाइन लेवल पर ले जाना था। लेकिन एक मिनट, इन बड़े बड़े साम्राज्यों और खुद को देवता का बेटा कहने वाले राजाओं का एक आम इंसान की जिंदगी के लिए क्या मतलब था? मतलब महल की दीवारों के बाहर जिंदगी कैसी थी? उस जमाने की कहानियों से पता चलता है कि राजाओं और आम लोगों के बीच एक पछताई तनाव बना रहता था। एक तरफ राजा की चिंता होती थी कि शाही खजाना कैसे भरे, और दूसरी तरफ किसान की हकीकत। वो दोहरी मार झेल रहा था। रात में डाकू लूटते थे और दिन में टैक्स कलेक्टर। लेकिन किसान भी हार मानने वालों में से नहीं थे। टैक्स की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने जिंदा रहने के नए नए तरीके खोजे। खेती में इनोवेशन किया, लोहे की नोक वाले हलों का इस्तेमाल शुरू हुआ, धान की रोपाई का मुश्किल काम शुरू हुआ, सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरें बनाई गई। इन सब से उन्होंने अपनी फसलें बढ़ाईं और एक तरह से जमीन का चेहरा ही बदल दिया। लेकिन कभी कभी जब जुल्म हद से बढ़ जाता था तो क्या होता था? ये लाइन उस कड़वी सच्चाई को बयां करती है। कई बार स्टेट के दबाव से बचने का एक ही रास्ता बचता था, अपना गांव छोड़कर जंगल भाग जाओ। लेकिन इन साम्राज्यों के बनने और टूटने के शोर के बीच एक और चीज थी जो धीरे धीरे फैल रही थी और हमेशा के लिए रहने वाली थी। वो थे नए विचार, जिंदगी, दुख और ज्ञान के बारे में नए आइडियाज, जैसा कि बुद्ध की ये शांत मूर्ति हमें दिखाती है। ये विचार ताकत से नहीं, बल्कि शांति से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, साम्राज्य तो जोर और पत्थर से बनते हैं, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो सच में हमेशा रहती हैं? क्या वो बड़े बड़े किले और फौजें हैं, या फिर वो विचार जो पीढ़ियों तक कायम रहते हैं?